Okay, good evening everyone. Can you hear me, all of you? Yes, sir. Okay, we'll start. कहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना है? क्या था होमवर्क? Exercise question 6.5. Exercise question 6.6. Okay, 6.4 हो गया था. This was done है ना? 6.4 was discussed in the class. 7th was discussed in the class. 10th was discussed in the class. Yes, दो sir. क्वेश्चन बीच में. हाँ, ये आई थिंक ये हो गए होंगे आप, है ना? 6.6 हो गया होगा. There is no much. There should not be any problem. ये आंसर भी आ गया था उस दिन किसी का, है ना? 100 आ गया था ना? वही कौन सा फार्मूला है इसमें? बोलो. E is equals to half BWL square. बस इसमें वैल्यू पुट करनी है. ओमेगा इज डायरेक्टली गिवन. एल कितना दिया है? 1 मीटर. ओमेगा कितना है? 100, है ना? Omega ओमेगा sir. इज 400. सॉरी, 400 है ना? दैट्स ऑल. तो हाफ इंटू 0.5 इंटू 400 इंटू 1 स्क्वायर, है ना? तो इफ यू कैलकुलेट इट विल बी 100 वोल्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. Yes, sir. Question is very lengthy, but it is very easy to get the quick answer. All right. Yes, sir. Okay. और ये वाला तो सॉल्व एग्जाम्पल था. आई टोल्ड यू कंप्लीट. इसके बाद two more questions of previous topic. I want to just give you that idea of that question. देखो, suppose we have the two conductors. ऐसे two conductors हैं. एक ये है, one is this. Both are of length L. इस साइड से they are moving towards each other. So how much will be the induced EMF in the system? कितना induced EMF होगा से? Sir, 0 हो जाएगा क्या? Find induced EMF in the system. Your answer will be in terms of BLV, है ना? B the magnetic field inward perpendicular to the plane of the paper. Both are moving with the velocity v towards each other. Length of each is L. तो ये एक क्वेश्चन है. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कंडक्टिंग सिस्टम है ये पूरा, और ये स्लाइडिंग कंडक्टर है. देखो ये वाला. पे अटेंशन दिस है. तो ये V से स्लाइड हो रहा है इधर. इस कंडक्टर का, इस साइड का कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है. इसका भी R है, ठीक है? और इसका भी R है. चलो, इसका मैंने शो नहीं किया था. इसका भी R है, ठीक है? तीनों R है. फाइंड करंट I in the sliding conductor. In the sliding conductor. All right, so these questions are just slightly of higher order thinking. So this Sir? is useful for board examination and competitive examination. Yes. सर, पहले वाले में जैसे कि आपने बोला कि वो दोनों वेलोसिटी सर अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के, तो 0 हो जाएगा क्या? Not 0 is not the right answer, but क्योंकि VL V से अपन करेंगे तो जो V की दोनों की अलग अलग वो मतलब सेम ही है, बट डायरेक्शन अपोजिट है. तो BL कॉमन निकालेंगे तो V माइनस V तो 0 हो जाएगा. सो 0 into B equals to flux is changing, है ना? Flux is changing at faster rate. दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे होते तब 0 होता है ना? तब 0 होता. फील्ड इज कंप्लीटली सराउंडेड. बाहर भी फील्ड है, नॉट ओनली इनसाइड, आउटसाइड आल्सो.
है ना? ठीक है, तो think some more about this and then we can discuss later on. ठीक है, डायग्राम क्लियर है पूरा? देखो बड़ा करके दिखाऊं, ये दोनों एल है, ये जस्ट निगलेक्ट दिस गैप, बहुत थिन वायर्स हैं, इधर का भी एल इधर का भी एल है ना, इसमें ये फिक्स है, ये वाला आउटर कंडक्टर इज फिक्स, इसमें ये स्लाइड कर रहा है, और फील्ड इज अगेन थ्रू आउट, पूरे में फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड इज देयर इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। आउटवर्ड भी हो सकती है, आंसर विल नॉट चेंज इफ यू चेंज द फील्ड आउटवर्ड, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बस। ठीक है, तो जस्ट नोट कर लो, आई एम नॉट डिस्कसिंग द आंसर्स नाउ। ठीक है, ऑल राइट, okay then, this is done, this is done। अरे ये बताओ, चलो ये डिपेंड, इसी 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 क्वेश्चन का एक और, इसमें देखो रॉड वाज रोटेटिंग अबाउट द वन ऑफ इट्स एंड्स, ऐसे रोटेट कर रही थी ना। नाउ सपोज इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट द मिड पॉइंट, रॉड है ऐसे, my question is this, when rod is rotating about the midpoint, then find the reduced EMF between midpoint and one end in previous case। रॉड ऐसे है, जस्ट मिनट है, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट से रोटेट हो रही है, यहाँ से फील्ड इज इनवर्ड और आउटवर्ड, लेंथ इसकी एल है, फुल लेंथ इज एल, प्रीवियस केस ही है, इट इज द प्रीवियस केस, but in place of rotating from the one end, it is rotating about midpoint। Sir, yes, sir, का आंसर समथिंग लाइक ऐसा कुछ होगा क्या, मतलब जो E is equals to half BW L by 2 का होल स्क्वायर। yes। नाउ यहाँ से अगर हमने वोल्ट मीटर यहाँ लगाया, तो दिस, ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हाफ बी ओमेगा, लेंथ L by 2 हो गई अभी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट इट विल बी 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, इट इज राइट आंसर। नाउ माय क्वेश्चन इज, इसका सेकंड पार्ट भी है इसी का ही, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस between two ends of the rod। रॉड इन दिस केस ये है मिड पॉइंट से रोटेट होने वाला, अगर हमने वोल्ट मीटर यहाँ लगाया, दोनों एंड्स के बीच में लगाया, then what will be the answer then? 0। How? सर क्योंकि जब हम लोग L जो है उसको निग्लिजिबल कर देंगे, तो या तो फिर हाफ BW होगा या तो फिर 0 सर, क्योंकि जो लेंथ है सर, लेंथ को तो पूरा ही वोल्ट मीटर में ले रहे हैं, तो E is equals to half BW होगा और 0।
because we are not और counting जीरो एक ही आंसर होगा ना, either half v omega l square या जीरो, एक आंसर दो ना. 0. Anybody else? Anybody else? देखो क्या होगा इसमें, यस लेट अस डिस्कस दिस थिंग. देखो व्हाट विल हैपन, ये जो एंड, ओ सॉरी, ये जो एंड है ना, दिस एंड, ये एंड, सपोज potential difference will be depending upon the direction. This may be at high, suppose this we are assuming this is at higher potential. सपोज ये 5 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है, तो ये वाला भी 5 वोल्ट होगा फिर, बिकॉज सिचुएशन सेम है ना. अगर एंड्स अगर हायर पोटेंशियल पे हैं तो मिड पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा, एंड वाइस वर्सा. बट एंड्स जो है दे विल बी एट सेम पोटेंशियल. तो अभी ये हायर पोटेंशियल यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे, नो पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस. Both the ends will be at same potential, which will be at higher potential or at lower potential with respect to center. यहाँ पे जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो ये एडिशनल पॉइंट्स है तुम्हारे लिए. एनसीईआरटी बुक में केवल वन एंड का था, ये 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बता दिए. तो आंसर इज जीरो सिंस बोथ विल बी at same potential, since both ends will be at same potential. All right, let me have some space for this. Okay. This was the additional information. Okay. Both ends will be तो जीरो दिखाएगा वोल्ट मीटर. ऑलराइट, यहाँ तक थिंग्स आर अंडर कंट्रोल. नाउ ये yes देखो, sir. ये और एडिशनल इंफॉर्मेशन है फॉर यू. देखो ये मैं नोट में लिखता हूँ यहाँ पे, लेट मी राइट विद सम बोर्ड. नोट में लिखो, अगर ये डिस्क कंडक्टिंग डिस्क और द कंडक्टिंग व्हील हैविंग द रॉड्स, इसको स्पोक्ड व्हील भी बोलते हैं, है ना. कंडक्टिंग, दोनों कंडक्टिंग होनी चाहिए. इफ दे आर रोटेटिंग एज शोन, then in following cases also EMF will be same between center and circumference. सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस. क्यों? इसमें विड्थ पे तो ये जो है रॉड की विड्थ पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा. ये यहाँ पे हमने रॉड का डिराइव किया था, रॉड की विड्थ पे डिपेंड कर रहा है नहीं, है ना. तो इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन दैट, ओनली लेंथ पे. यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द रॉड, कीप ऑन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ रॉड, डजंट मैटर, है ना. तो इन दोनों केसेस में सेम होगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर. कहां से करते हैं? सेंटर से सर्कमफ्रेंस का, center to circumference. Circumference to circumference will be zero in this case. In this case also. All right. तो ये एडिशनल, ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी बुक में. क्वेश्चन है, the spoked wheel is rotating about the axis through midpoint. यही है क्या? हाँ ये है. देखो ये इसमें 10, ये जो स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स में थिन रॉड्स हैं. स्पोक्स में साइकिल का जो व्हील देखा है ना, वैसा टाइप थिन रॉड्स, साइकिल व्हील जैसा.
तो इसमें कभी कभी डाउट आता है कि डू वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 10? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? आंसर इज Yes, नो. sir. नो, सिंस नो सिंस ऑल आर इन पैरेलल. यहाँ पे जब और तुम सॉल्व करोगे ना, लिसन, अगर जब सर सॉल्व कर, सुन, जस्ट लेट मी. अभी सीरीज में कहाँ से होंगे, व्हील कैसे बनेगा फिर? सुनो, यहाँ पे लास्ट में जब सॉल्व करोगे, यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 बिकॉज एक रॉड के क्रॉस जितना होगा, ऑल आर इन पैरेलल. ऑल आर इन पैरेलल. वैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया, फुल डिस्क के लिए, सिंगल रॉड के लिए और फुल डिस्क के लिए सेम है, तो स्पोक व्हील के लिए भी सेम होगा. यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई बिकॉज ऑल इन पैरेलल. एक रॉड के अक्रॉस सपोज 10 वोल्ट है, तो लेट इट बी 100 rods, 100 spokes, 2000 200 spokes, सभी के 10 10 10, they are equivalent to 10 volt battery, all connected in parallel. So you don't have to multiply with the 10. ये कभी कभी कंफ्यूजन होता है, 10 times करना है कि नहीं. नो, यू डोंट हैव टू डू इट. ये सॉल्व एग्जांपल है, यू कैन सॉल्व इट. क्या क्या दिया है, इसका कोई यूज नहीं है. एल दिया, एल मतलब रेडियस हो जाएगा, ये आर रोटेटेड विद द, ये आरपीएम दिया, इसको क्या करेंगे? ओके, आर जो है, आर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 0.5 मीटर. फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना है, पहले एफ निकाल लेंगे. एफ कितना है? 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट, लेकिन पर सेकंड चाहिए. कितना होगा? 120/60. 62. तो टू रिवोल्यूशंस पर सेकंड, जिसको हर्ट्ज भी बोलते हैं. तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू 2, 4 पाई रेडियन पर सेकंड. ठीक है, बस. फील्ड दी हुई है. अच्छा, फील्ड में डायरेक्ट नहीं दी है क्या? HE के फॉर्म में Horizontal component of Earth's magnetic field at that place is given. What is the induced EMF when the axle and rim of the between the axle? इसको एक्सिल बोलते हैं. ये बीच वाली जो रॉड होती है एक्सिल होती है, और रिम सरकमफ्रेंस को बोलते हैं. ठीक है, बट ये जो है, एक डाउट है. तो ये तो वर्टिकल फील्ड, ये तो वर्टिकल फील्ड को कट करेंगे, या तो ओरिजेंटल फील्ड दी हुई है, या तो ये तो व्हील वर्टिकल उसमें रोटेट करना चाहिए. लेट अस रीड इट अगेन. इट शुड, फील्ड लाइन शुड बी कट, है ना. हॉरिजॉन्टल को कैसे कट करेगा? ओके, देखते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए. हॉरिजॉन्टल को कट कर पा रहा क्या? व्हील विद द 10 metallic spokes, each of this is rotated with the speed इतना in a plane normal to horizontal. अच्छा ऐसे है, normal to horizontal. ठीक है, normal to the horizontal component. देखो ऐसा horizontal component ऐसे, it is rotating like this. ठीक है, ठीक है. व्हील इज नॉर्मल वर्टिकल पोजीशन में, जैसे साइकिल व्हील ले लो, है ना. साइकिल व्हील इज देयर, नॉर्मल है वो, और अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस को कट करता हुआ आगे बढ़ रहा, तो उसके बीच में एक्सिल जो होती है ना, एक्सिल जो बीच वाले पॉइंट को एक्सिल बोलते हैं, और रिम बोलते हैं सरकमफ्रेंस को. यहाँ पे लिख दो, एक्सिल मींस सेंटर, रिम मींस सरकमफ्रेंस. दिस इज गुड क्वेश्चन है. ऑल द पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन डू इट. इसमें बहुत सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे ना. कि 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना. डू नॉट मल्टीप्लाई बाय 10. number, multiply by number of the spokes, since all spokes, that is rods, are in parallel. All right. ठीक है. Clear to everyone? If you have the doubt, unmute and ask. सर ये मेरे को HE वाला नहीं समझा. अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड दी हुई है, हॉरिजॉन्टल फील्ड. ओके.
सपोज ऐसे देखो, हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, और ये व्हील ऐसा ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? हाँ, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, any other doubt? Bhushan, things are okay? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक सही है, समझ में हाँ आया? हाँ हाँ. भूपेश, Yes, sir. एनी डिफिकल्टी सो फार? ये टॉपिक खत्म हो गया अपना, ये that magnetic field between the two ends of the or two ends of the rods. Isolated rod भी है तभी भी होगा, और रॉड का वन एंड अगर सर्कम्फ्रेंस मेटल रिंग के सर्कम्फ्रेंस पे, तब करंट भी, देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ईएमएफ तो होता है, जब लूप कंप्लीट हो जाता है तो करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाता है ना? अगर तुम ऐसे कोई वायर यहाँ पे बल्ब लगा दो, सर्कम्फ्रेंस सेंटर, इट विल ग्लो, है ना? तो अगर लूप कंप्लीट कर दोगे तो करंट फ्लो होगा। इफ यू आर नॉट कंप्लीटिंग द लूप, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, सेल जैसा काम करेगा, जैसे पेंसिल सेल है ना, वैसा टाइप ये बिहेव करेगा। मोमेंट यू कनेक्ट देम विद द कंडक्टर्स, कंडक्टिंग लूप, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। ठीक है, तो दिस ये टॉपिक्स में मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर दिए कॉम्पिटिटिव लेवल के भी। नाउ विल सी द फर्दर टॉपिक। इसमें ये सॉल्व कर लेना, दिस सीम्स टू बी गुड क्वेश्चन, नॉट ओनली फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, नीट एंड जेई के लिए भी, क्योंकि थिंग्स आर नॉट डायरेक्टली गिवन। इवन फ्रीक्वेंसी भी देखो इनडायरेक्टली थी, उसको 60 से डिवाइड करना है, फिर ओमेगा निकालना है ना? एंड नंबर ऑफ रॉड्स हैं जो स्पोक्स हैं, उससे मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, सिचुएशन भी समझना है। ये व्हील इज नॉर्मल है ना, प्लेन ऑफ द व्हील इज नॉर्मल। चलो ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो ये टॉपिक ऐसा है, देखो जस्ट एनसीईआरटी बुक का हेडिंग ये दिया है, एनर्जी कंसिडरेशन क्वांटिटेटिव स्टडी। इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले करते हैं ये जो है ना, ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। इसको जब हम खींचते हैं तो लेंज लॉ से बैकवर्ड फोर्स लगता है इधर, तो वो निकालना है कितना फोर्स, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड कंडक्टर इन फॉलोइंग फिगर। दिस इज द टॉपिक। ठीक है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये जितना ये लेंज लॉ से बैकवर्ड फोर्स आएगा उतना ही हमें आगे लगाना पड़ेगा, अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचना है उसको। जितना अपना लेंज मतलब लेंज लॉ, मतलब लेंज लॉ इज इन्वॉल्व, बट लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स, करंट, देखो करंट फ्लो होगा या तो ऊपर या नीचे, डिपेंडिंग अपॉन ये फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो करंट फ्लो होगा, सपोज वी टेक अपवर्ड करंट, तो F इज इक्वल टू BIL, ये लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, लेंज लॉ से करंट इंड्यूस होगा। और लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिज्म में हमने बिगिनिंग में पढ़ा था कि फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो both are taking part, both the things are there, Lorentz force and Lenge's law. Lenge's law is responsible for the current. All right. So let's see. Very easy topic if you understand the points. ठीक है, तो मैंने पूरा बता ही दिया तुम्हें। F is equal to I B, that BIL or ILB पढ़ा था हमने, लॉरेंज फोर्स। हाँ, ठीक है, तो I की वैल्यू, I विल बी E/R, ओम्स लॉ, और E कितना है, BLV।
तो ये थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देना टर्म, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिया इसमें. L लेंथ, B फील्ड, I इंड्यूस करंट एंड सो ऑन. उसके बाद बिकॉज नहीं तो मार्क्स, हाफ मार्क्स विल बी कट if you don't introduce the terms you are using. All right, हाँ. ठीक है. बस उसके बाद कुछ भी नहीं रह गया. E की वैल्यू पुट कर दी, इमोशनल ईएमएफ है BLV. तो क्या आएगा फाइनली? B स्क्वायर L स्क्वायर V. Let me put it into the. This is useful relation. Useful relation. ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा. न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इसमें. 1 point to be noted here. Force is directly proportional to R is the resistance of the loop. इतने पार्ट का रेजिस्टेंस देखो. ये अभी तुम बोलोगे तो जैसे जैसे स्लाइड होगा लूप का लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. यस ऑफ कोर्स बढ़ेगा. तो इसीलिए बोर्ड लेवल में क्या करते हैं, व्हाट दे डू, दे विल टेल यू ओके इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और स्लाइडिंग कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, देन इट विल नॉट चेंज. बट कंपटीशन में बोलेंगे इसका रेजिस्टेंस से 1 ओम पर सेंटीमीटर है. तो जिस समय ये डिस्टेंस, ये बोलेंगे जिस समय ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, देन यू फाइंड द करंट. तो पूरा सरकमफ्रेंस की जितनी लेंथ होगी उससे रेजिस्टेंस आ जाएगा. रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा पर यूनिट लेंथ से, देन वी कैन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग. बोर्ड लेवल में वो ऐसा नहीं पूछते, वो सिंपली स्लाइडिंग कंडक्टर का रेजिस्टेंस दे देंगे एंड अदर का बोलेंगे नेग्लिजिबल. ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. न्यूमेरिकल्स भी है, थियरी पार्ट भी है, डेरिवेशन बोर्ड में पूछ सकते हैं. ऑलराइट, बोलो इसमें. Yes sir. भाविका, यू आर ज्वाइनिंग वेरी लेट. Yes sir. ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द कंडक्टर ऑन. जो तुम्हारा मिस हुआ ना भाविका, अभी जस्ट आई विल यूट्यूब में मैं डाल दूंगा और कल इट विल बी पब्लिक फॉर टुडे, कल प्राइवेट कर दूंगा उसको. ठीक है, क्योंकि दिशा का अभी मिस हो रहा है क्लास, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर टीचर्स डे. हाँ बोलो, किसको डाउट है? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा. इसमें वन थिंग यू कैन नोट, R is the resistance of the loop, है ना. It may be given to you or you may have to find out by unitary method, or sometimes only slider का resistance रहेगा और इसका नहीं रहेगा, तो then it doesn't make much difference, but it remains the resistance of the closed loop. और this is directly proportional. देखो, force is directly proportional to velocity. This is useful useful information because जो ट्रेन्स होती है ना, ट्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स जिस ट्रेन्स में होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो फोर्स होता है ना, दैट एक मिनट, दैट यस लेंज लॉ से जो बैकवर्ड फोर्स लगता है ना, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. तो अगर दैट ट्रेन की स्पीड फास्ट है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, अगर स्लो स्पीड से चल रही है तो लेस फोर्स लगेगा. तो इट विल नॉट बी जर्किंग ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक्स में जर्क नहीं लगेंगे. आजकल आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेन दे आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, more force, backward force. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स इन द ट्रेन में यूज करते हैं इसको. क्लियर? दिस टॉपिक इज ओके.
ठीक है, तो ये फर्स्ट वन डेरिवेशन. लेट्स सी, फोर्स है तो फोर्स पावर, देयर में बी द पावर रिक्वायर्ड टू पुल, है ना. पावर कितनी लगेगी, जितनी पावर लगेगी उतनी पावर डिसिपेट हो जाएगी, बिकॉज करंट फ्लो होगा तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज द पावर रिक्वायर्ड टू पुल और पावर डिसिपेटेड, और पावर डिसिपेटेड. रेजिस्टेंस है ना, तो क्या होता है, वो हीट बन के डिसिपेट हो जाता है. पावर का फार्मूला याद है, डू यू रिमेम्बर? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. हाँ. वर्क पर एनर्जी में पढ़ा था हमने. पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. एफ डॉट वी होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है. यहाँ पे परपेंडिकुलर है, आई मीन फील्ड परपेंडिकुलर है, और देयरफॉर therefore current is like this or like this. तो velocity is this side, force is backward. तो हमें कितना, जितना backward force है उतना ही force लगाना पड़ेगा आगे. F dot V will be 1, cos theta will be, cos 0 will be 1. तो इसलिए हमने cos वाला टर्म नहीं लिखा, FV ही लिखा है. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में cos theta will be 1. तो F की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, ये वाली बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी बाई आर इंटू वी भी है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा, सारे ऊपर के टर्म्स स्क्वायर हो जाएंगे. हियर वी एंड दिस इज वी. तो सब बी स्क्वायर, फील्ड स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर, है ना. अगर मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दो, लेंथ डबल कर दो, वेलोसिटी डबल कर दो, पावर डिसिपेटिंग विल बी हाउ मच, 2 into 2 into 2, 8 times. 8 times पावर लगानी पड़ेगी और that all will be dissipated. तो P डायरेक्ट इक्वेशन टू V स्क्वायर. इसका पैराबोलिक ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा. अगर इसको स्लाइडर को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ तो पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, पावर पॉजिटिव ही रहेगी, नीचे ग्राफ नहीं आएगा वो. फॉर बोथ द साइड, दोनों साइड की जो वेलोसिटी के लिए पावर विल बी पॉजिटिव. यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, दिस पावर कन्वर्ट्स इनटू हीट पर सेकेंड है ना. यूनिट से बैलेंस कर, यूनिट में बैलेंस कर लो, पर सेकेंड नहीं भी लिखा तो, बट जस्ट वी आर राइटिंग द जनरल टर्म्स कि ये पावर किधर जाएगी, हीट में डिसिपेट हो जाएगी. क्लियर? ऑलराइट. Yes, sir. ओके, ये तो जनरेटर का क्वेश्चन है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये टॉपिक जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलरली नीट में, जेई में. ठीक है, एंड डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी. चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स. सपोज तुमने कोई कंडक्टर लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जा रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, है ना. जहां भी इंड्यूस ईएमएफ देखो, इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स चेंज से होता है ना. फ्लक्स चेंज जो है वेरियस मेथड से कर सकते हैं हम लोग, करंट चेंज करके या लूप को मूव करके या लूप को रोटेट करके, वेरियस मेथड्स आर देयर.
तो in each case, let it be any method, charge crossing means induce EMF होगा तो करंट होगा, करंट होगा तो चार्ज क्रॉसिंग होगा across any cross section. तो वो निकालना है हमें. On what factors charge crossing depends. तो फार्मूला आ जाएगा तो हम बता सकते हैं किस पे डिपेंड करेगा. तो इसमें भी जस्ट यू गिव द इंट्रोडक्शन. क्या है? लेट I be the induced current, in the conductor, and R be the resistance of the loop, एलडी जो डेरिवेशन में आखिर में आती है ना, वो टर्म तो इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए हमें. Phi1 be the initial flux है ना, initial, and so on. Phi2 is the final flux है ना, यहाँ पे लिखा है. तो ये इंट्रोड्यूस कर दिया अभी हमने. तो देखो ये डेरिवेशन जनरली भूलने के पूरे चांसेस रहते हैं. तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर हियर, है ना. ये जस्ट बिगिनिंग में भूल जाते क्या करें. ओके, करंट इज dq by dt, और dq इज I dt है ना. ये तो हमें करंट की डेफिनेशन तो याद ही रखनी है. ठीक है. तो I अभी हमने पीछे डेरिवेशन भी किया था. करंट इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ अपॉन R. यहाँ पे माइनस नहीं होगा, बाद में आएगा. ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V बाई R. ठीक है. तो यहाँ पे आ गया. ओके, इसके बाद dt अपनी जगह है, और I इज इक्वल टू फैराडे सेकंड लॉ, सॉरी E इज इक्वल टू माइनस d5 बाई dt. तो ये माइनस d5 बाई dt आ गया. dt विल बी कैंसल्ड, तो माइनस d5 बाई dt. नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई जरूर. dt कैंसिल हो गया, क्या बचा? R बचा. ठीक है. either you write like this or you write for, okay, or you write like this.